1965 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग उसी में से सीसीएस 1964 सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 आप लोग पढ़ रहे थे। इसमें रूल 5 तक हमने आया था और रूल 4 को हमने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि देयर वाज ए डिफरेंट फैमिली डिफिनीशन, तो वहाँ डिपेंडेंसी क्राइटेरिया हम माइनस कर रहे थे, इसलिए हमने कहा था उसको लास्ट में पढ़ेंगे। बकाए के लिए जो फैमिली है वो फैमिली सबके लिए चलते रहेगी और उसी फैमिली के अकॉर्डिंग हम पूरा रूल्स, जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर, व्हेन आई से गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर, you understand that is the family means already defined family, जो हमने रूल 2 में डिफाइन किया था वही फैमिली हो। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रूल 6 की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल्स है। कंडक्ट रूल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं और इजीली इसको कोई भी गलती नहीं करेंगे, इसमें आप इजी से कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए रूल 6 है कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट एसोसिएशन ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए इसका हेडिंग ही है ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट उसको बोलते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कौन सा चीज? तो एसोसिएशन। मैं उसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ इस तरह, ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू एसोसिएशन। क्या एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है? देखिए ज्वाइन करने में मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि कंडक्ट रूल जो है it is a negative list. It says what you should not do. First, it prohibited list, जितने आइटम्स जितने भी हैं उनको ये शॉर्ट लिस्टेड करता है, मीन्स उसके अलावे कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अदर रूल्स। अदर भी तो कंडीशंस हैं कि मतलब आपको परमिशन लेने हैं। आपने पढ़ा था कि आपको संयुक्त सदाचार समिति ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, that institute is fighting against the corruption, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट एसोसिएशन, कौन से एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करेंगे? सेल नॉट ज्वाइन। सेल में बहुत पावर होता है। अगर मैं विल कहूं और सेल कहूं, सेल इज फोर्सफुल, सेल नॉट ज्वाइन। आप कैसे एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकते? देखिए जो क्या हो कि हार्मफुल हो, कॉजिंग हार्म हो, कॉजिंग डैमेज हो। किसको? हार्मफुल। मैं नॉर्मल शब्द में लिख रहा हूं हार्मफुल, हार्मफुल टू, या कॉजिंग डैमेज, समझने के लिए कॉजिंग डैमेज टू। इसके लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया है जो आपके रूल में, वो है प्रीजुडिशल। प्रीजुडिशल ये शब्द आपके रूल में इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द से भी आप वाकिफ रहें। प्रीजुडिशल टू, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन में जो आएगा यही शब्द आएगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब जो अगर हार्मफुल है ऐसा कोई भी एसोसिएशन, प्रीजुडिशल टू किसके लिए है? तो कहते हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऑब्वियस है ज्वाइन करने के लिए परमिशन नहीं मिल सकता है। आप ज्वाइन करेंगे नहीं, सेल नोट विद परमिशन भी आपको मिलेगा ही। सेल वर्ड लगा हुआ है मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए आपको कभी अलाउ नहीं करेंगे। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने वाला कोई भी एनार्जिकल इंस्टीट्यूट है, आप वैसे इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मॉरलिटी, मॉरलिटी कम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी का बिहेवियर स्टैंडर्ड होते हैं उसी से मॉरलिटी ड्राइव होती है। मॉरलिटी का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। तो अगर इन चीजों के अगेंस्ट है ऐसे तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। अब बोलेंगे सर अदरवाइज ज्वाइन कर सकते हैं, जो परमिटेड है, जो परमिटेड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आफ्टर विथ गवर्नमेंट सेक्शन सैंक्शन, गवर्नमेंट परमिशन, यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। अदर इंस्टीट्यूट जो भी है, अदर इंस्टीट्यूट के लिए बोलेंगे सर क्या रहेगा प्रोविजन?
मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट्स अदर देन, जो भी इंस्टीट्यूट्स है, एसोसिएशन है, ये अदर देन स्टेटेड, जो मैं कह रहा हूं अदर देन दिस, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? विथ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं विथ सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे नहीं कि अपने मन से ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज अलाउड। जैसे मैंने कहा था ना, संयुक्त सदाचार समिति जो है उसमें आप बिना परमिशन का ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेप्ट अदरवाइज अलाउड है तो आप ज्वाइन करिए, कोई इशू नहीं है। नहीं तो परमिशन के लिए जरूर जाइए। इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, कुछ एसोसिएशंस अदरवाइज अलाउड में हम आगे के रूल में भी देखेंगे। किसी किसी इंस्टीट्यूशंस में, एसोसिएशंस में, जो सर्विस एसोसिएशंस हैं, उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए फ्रीडम है, तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक्सेप्ट अदरवाइज अलाउड, अदरवाइज आपको क्या करना है? गवर्नमेंट परमिशन के लिए जाना है। इसको तो कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। प्रीजुडिशियल टू किसके लिए है? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, एंड थर्ड मैं कह रहा हूं मॉरलिटी के लिए जो है, इसके लिए आप शैल नॉट ज्वाइन शब्द का इस्तेमाल हुआ, मतलब कभी गवर्नमेंट आपको परमिट भी नहीं करेगी। चलिए, दैट इज रूल 6। बहुत ही सिंपल, और इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही सिंपल। रूल 6, यू कैन ज्वाइन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट परमिशन एक्सेप्ट अदरवाइज अलाउड इन रूल्स। अगर आपको रूल्स में अलाउड है तो एक्चुअली कंडक्ट विद नेगेटिव लिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कहीं भी हम ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। विद परमिशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चला देखते हैं हम लोग अब रूल 7 की बात। रूल नंबर भी लिखते चलते हैं, ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ सकता है, आते हैं कभी कभी। देखिए इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है डिमोन्स्ट्रेशन का, दूसरा पार्ट है स्ट्राइक। दो तरह से आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। दूसरा एक चक्का जाम वाला, जो आप सड़कों पे आके पूरा दूसरे को भी फोर्सफुली, उनके राइट को भी आप हैम्पर कर देते हैं, ये दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्राइक आप क्यों, गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों करने जाएगा? थिंक करके देखिए, अपने सर्विस कंडीशंस के लिए जाएगा, या किसी और के सर्विस के लिए जाएगा कि भाई हमें, हमारा तो सर्विस इशू ही गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा कि भाई हमें ज्यादा काम मत कराओ, कम काम कराओ, हमें ये बेनिफिट दे दो, इस तरह के लिए। डिमोन्स्ट्रेशन भी हमारा डिमांड तो यही होगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन में इंगेज ना हो, नॉट पार्टिसिपेट। कहीं भी ऐसा हो रहा है, अगर आप उसके विसिनिटी से भी ना गुजरें, ताकि किसी भी तरह का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब ऑप्शन एराइज हो जाए, जहां पे क्या हो, ऐसा डिमोन्स्ट्रेशन जो क्या हो, प्रीजुडिशियल हो, मतलब हार्मफुल हो। मैं उसके लिए अब सीधा सीधा वर्ड, प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियल टू किसके लिए है? तो कहते हैं आपके देश के सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए है। फर्स्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत देश की एकता अखंडता। ऐसे देश के विरोध वाले जितने भी होंगे, आप कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने हैं। सिक्योरिटी के लिए जो खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब वही, स्टेट का मतलब एक तो स्टेट होता है, और स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। स्टेट के डिफिनेशंस होते हैं, उसके 4 कैरेक्टर्स होते हैं। आपको स्टेट जब भी बोले मतलब कंट्री भी समझिएगा, ये नहीं समझिएगा कि पार्टिकुलर स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हो। ठीक है, अगर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा हो, हमारा ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो उसमें इशू ऐसे चीजों को रेज किया गया है जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट है, विदेशों के साथ है, उनको इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे में आपको नहीं जाना। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी भी हो नहीं सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, जो पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी कहिए, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, मैं इसमें लिखता हूँ डिसेंसी के अगेंस्ट, डिसेंसी के अगेंस्ट हो, मॉरलिटी के अगेंस्ट हो,
ठीक है, प्रेजुडिशियल हो मतलब अगेंस्ट हो, हार्मफुल हो, ऐसे चीजों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जहां पे देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया और आप उसको बोनाफाइड क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना या कोर्ट के काम में अवरोध उत्पन्न करना, विरोध उत्पन्न करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। ये सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर किसी में भी हो सकता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा और लास्ट वन मैं कह रहा हूं, जो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो, क्या हो, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। आप लोगों को क्या कर रहे हैं कि भड़का रहे हैं, लोगों को भड़काने वाली बात, ऐसा कुछ डिमोन्स्ट्रेशन में चल रहा है, ठीक है, या अगर डिफेमेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी के डिफेमेशन से रिलेटेड हो, इसमें आपको नहीं जाना है। तो आपने देखिए सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी कॉमन है, आपको पता है, या सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड डिफेमेशन। ऐसे कोई भी डिमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने हैं, या उसके विसिनिटी से भी नहीं गुजरने हैं, ठीक है, इंगेज नहीं करने अपने आप को। सेकेंड वन थिंग देखिए, डिमोन्स्ट्रेशन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, अपनी डिमांड, जैसे कि हाथ में काला पट्टी बांध, दैट इज सर्विस इशू के लिए आप कर सकते हैं, वो करने के लिए लाव है, आपकी जो एसोसिएशन हैं जिसमें आप मेंबर बनने के लिए लाव है, तो वो करते हैं, आप करिए, काला पट्टी बांधिए, मेरा विरोध है, गवर्नमेंट को हैम्पर नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, दैट इज, लेकिन आप डिमोन्स्ट्रेशन, ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। आइए जरा स्ट्राइक देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइक अपने आप में क्या होता है, स्ट्राइक जब भी करते हैं तो अपना राइट तो चलिए मांगते हैं, वहां पे किस पर्पस के लिए आपका जो स्ट्राइक होता है, सर्विस इशूज, रिलेटेड टू सर्विस इशूज, यही हो सकता है, इसके अलावे वाले किसी स्ट्राइक में नहीं, रिलेटेड टू सर्विस इशूज। स्ट्राइक ऐसे अलाउ ही नहीं है, याद रखिएगा, आपको स्ट्राइक करना अलाउ नहीं है। आप सर्विस इशूज के लिए कई बार करते हैं कि स्ट्राइक करेंगे, कई बार कर लेते हैं स्ट्राइक करने के लिए, आप देखते होंगे कई बार ओएम निकलता है डीओपीटी से कि आप ये स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट रूल 7 का ध्यान रखें, वहां पे स्ट्राइक करना मना है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप कहीं भी मतलब कह सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ना ही उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप रिसॉर्ट करेंगे, रिसॉर्ट एज ए वर्ब यूज हो रहा है, मतलब यूजिंग समथिंग बैड जिसको कहते हैं, रिसॉर्ट, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक आप नहीं करेंगे, रिसॉर्ट टू लिखिएगा, रिसॉर्ट टू एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक आप नहीं कर सकते। रिसॉर्ट के लिए आप कहिए, एबेट भी लगा सकते हैं, एबेट भी आप नहीं कर सकते उसके लिए, इस तरह का कोई भी स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक आपको अलाउ ही नहीं है। देखिए स्ट्राइक में क्या है, आपने क्या किया, कोएर्सन करने की कोशिश की। स्ट्राइक नॉर्मली यही होता है, आपने चक्का जाम कर दिया, किसी को हॉस्पिटल जाना है, उसके राइट को आपने छीन लिया, राइट टू ट्रीटमेंट जो उसका राइट था वो उसे जाने नहीं दे रहे, उसके लिए कहता है कोएर्सन। अगर आपने स्ट्राइक ना करके कहीं भी इस तरह का अपनी बात मनवाने के लिए कोएर्सन करने की कोशिश किए हैं, ठीक है, वो भी आप नहीं कर सकते। फिजिकल ड्यूरेस भी अगर आप करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। ये सब फॉर्म ऑफ स्ट्राइक ही है, लेकिन जितने वर्डेड इस्तेमाल हुए हैं उनको आपको अवेयर होना चाहिए, एग्जाम में ये सब वर्ड आपके सामने आएंगे। इन द सेंस, इन जनरल सेंस, यू कैन से you cannot force someone to do something for the purpose of, कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस और सर्विस रिलेटेड इशू। आप गवर्नमेंट को झुकाने के लिए, घुटनों पे लाने के लिए इस तरह के स्ट्राइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन जनरल सेंस आप स्ट्राइक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। डिमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन यू कैन डू, क्या कर सकते हैं, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन ओनली, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं तो कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस इशू।
चलिए, दैट इज रूल 8, रूल 7। अब हम चलते हैं रूल 7 के बाद रूल 8 पे। चलो देखिए रूल 8 क्या है। काफी इंटरेस्टिंग रूल है ये रूल 8। रूल 8 कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट कई बार मन में भी होता होगा, प्रेस में जाएं, मीडिया में जाएं, बुक लिख के छाप दें, सरकार की कमियों को निकाल दें, हमारा नाम हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी अगर करना है, इसके लिए आपके कंडक्ट रूल में लिख दिया है कि आपका जो कनेक्शन होगा विथ प्रेस, विथ प्रेस या कोई भी अदर मीडिया का मतलब कई लोग कहते हैं सर वो मीडिया वाला नहीं, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को लोग कई बार क्रिटिसाइज करने चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। अब जो बच गए सो बच गए, लेकिन जब एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो रूल 8 लगा देती है कि आपका अदर मीडिया के साथ क्या कनेक्शन होना चाहिए था, इन व्हाट मैनर यू शुड एक्ट इन अदर मीडिया, that is already defined within under rule 8. So you have violated this rule and for this they are punished. तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 बातें महत्वपूर्ण है, इन 3 बातों को हम देखिए। फर्स्ट मैं खींच देता हूँ लाइन 3 बातों के लिए, इधर थर्ड रखेंगे, बीच में 2 और ये फर्स्ट बातें हैं। कहा कि जैसे मान लीजिए कई बार गवर्नमेंट, आपका मन हो रहा है कि कोई हम मीडिया में न्यूज एडिटिंग में पार्टिसिपेट करें, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, इस तरह का, ठीक है। या कोई न्यूज़पेपर में हमारी आर्टिकल्स निकले, पीरियोडिकल्स में हमारा कुछ छपे, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा कुछ मैं लिखूं। मतलब मैं कह रहा हूं, पहले मैं लगा देता हूं यहीं पे, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट, पहले मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कंडक्ट रूल इज ऑल अबाउट ए नेगेटिव लिस्ट, कहा ऐसा नहीं करेंगे, शैल नॉट। अब मैं कौन कौन सा चीज कहा, पार्टिसिपेट करना मीडिया में, ठीक है, पार्टिसिपेट करना, आप अपने मन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, विद परमिशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन मीडिया इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। फर्स्ट, पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व, आप अपनी बात रखने के लिए एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ, कह सकते हैं, मैं लिखूं न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जो मैगजीन वगैरह निकलते रहते हैं, पीरियोडिकल्स, या कहिए अदर पब्लिकेशंस, में कर देता हूं अदर, अच्छा वर्ड है, सारा चीज आ जाएगा, अदर पब्लिकेशंस, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जोड़ना चाहता हूं इसमें, ठीक है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया भी अंडरस्टैंड है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहां पे भी आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी पार्टिसिपेट करने की छूट नहीं है। देखिए मतलब, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं जो भी कर रहा हूं इसमें जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में 2 बातें आती है। एक जो रूल 10(2) है, ये एक्सेप्शंस के तहत कवर होता है। कहा इन ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसे आपको निकालना है योजना कुरुक्षेत्र, ऐसे मैगजीन निकालने हैं, इन ऑफिशियल कैपेसिटी आप कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑफिशियल कैपेसिटी आपको अलाउ है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन जो है, जो आउटसाइड रूल 2 है, वो कहता है विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, विथ
प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे देखिए अभी गवर्नमेंट ने, मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने हर एक डिपार्टमेंट को कहा कि आप अपने चीजों को, अच्छी चीजों को सोशल मीडिया पे फ्लैग करिए। दैट इज अलाउ, दैट इज सैंक्शन। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, भले ट्विटर पे ही कह दिया, फेसबुक पे ही कह दिया, दैट इज ओके, वो आप परमिशन है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट के लिए सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करके देखिए, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको अलाउ है, अगर आप करते हैं तब करने हैं, ठीक है। और विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, आप देखिए स्पेसिफिकली ना सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया चूंकि पेनिट्रेट हुआ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कोई इस तरह का कंडक्ट रूल में लिख के नहीं दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यूजिंग सोशल मीडिया विथ प्रिकॉशन, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा अच्छे चीजों को आप प्रमोट करिए, यू कैन प्रमोट गुड थिंग्स, गुड deeds डन बाय गवर्नमेंट, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट टू अदर रूल्स भी हैं, अदर रूल्स में भी आपको मिलेंगे। तो आपको यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी कॉशियस व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया, ये ध्यान रखने हैं। थर्ड, देखिए जब भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पब्लिक मीडिया में, वेन चाहे आपको परमिशन है या नहीं है, वेन पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक मीडिया, आप जा रहे हैं पब्लिक मीडिया में, पब्लिश कर रहे हैं बुक, विद परमिशन कर सकते हैं, विद मैंने कहा ना विद प्रीवियस सैंक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कर रहे हैं और आप अपने कुछ विचार रख रहे हैं, तो आपको ऑल टाइम क्या बताना होगा, हर समय बताना होगा। जैसे आपको बुक लिखने का परमिशन मिला, आपने परमिशन लिया, अप्रूवल मिला कि हाँ ठीक है, ये ऑल टाइम आपको क्लियर करना होगा। क्लियर कहता है मेक इट क्लियर, क्या क्लियर करना है कि जो व्यूज हैं आपके, व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय, व्यूज एक्सप्रेस्ड, जो उन्होंने कहा, व्यूज लिखा है अपना, बाय हिम हर, हिम हर, जो भी उन्होंने व्यूज दिया, ठीक है। और किसका है, व्यूज एक्सप्रेस बाय हिम हर, इट्स ओन, उनका अपना है। और मैं उसके नीचे लिख रहा हूं नॉट दी गवर्नमेंट, ये बात स्पेसिफाई करना होगा, नॉट दी गवर्नमेंट, दैट ऑफ, आप कह सकते हैं दैट, नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट या नॉट दी गवर्नमेंट। ये व्यूज आपने अगर कुछ लिखा है, आपका अपना व्यूज है, एक्सप्रेस जो भी कर रहे हैं ओन व्यूज है, ताकि कोई पब्लिक परसेप्शन नहीं बने। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए जीआईडी आते हैं, गवर्नमेंट से बार बार पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जीआईडी के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन के थ्रू, कहा अगर मान लीजिए आपको ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने हैं, ये अलाउ है, तो मैं इसे एक्सेप्शन में ही जोड़ता हूं, किसके प्रोग्राम में, ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में, AIR प्रोग्राम, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होता, गवर्नमेंट और भी चाहे तो और भी चीजों को कर सकती है। अगर एयर प्रोग्राम में आपको क्या है, अलाउ है, लेकिन पता है जो ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, जो आप फीचर कर रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, प्योरली, प्योरली लिटरेरी होना चाहिए। अब ये शब्द आपको ध्यान रखना है, आगे आपके सामने आने वाला है। लिटरेरी होना चाहिए, आर्टिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे कि कोई डॉक्टर हैं
और कोविड के बारे बताने के लिए कहाँ गए, ऑल इंडिया AIR के प्रोग्राम में गए, पार्टिसिपेट किए। ठीक है, तो कोविड के बारे में जाके वो बता रहे हैं। प्राइवेट के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो सरकारी वाले हैं तो उनके लिए क्या है, अगर वो बताने के लिए जा रहे हैं दैट इज साइंटिफिक, तो वहां पे वो जा सकते हैं अंडर इस GID के AIR के प्रोग्राम में। वो लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, इनके लिए प्योरली इस तरह का होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, कहने का सेंस है। अगर ये ब्रॉडकास्ट है तो इसमें जा सकते हैं, और इसके लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मे रिसीव ऑनरेरियम, जैसे कुछ पैसे मिलते हैं, आपने पार्टिसिपेट किया एज ए कह सकते हैं डिबेटर, एज ए डिग्निटरीज, एज ए पार्टिसिपेंट, जो भी, तो आप उसके लिए मे रिसीव, अगर कुछ पैसा मिलता है ऑनरेरियम भी, तो आप ले लीजिए, नो इशू, ये इतना तक अलाउ है। लेकिन ये लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक ही होना चाहिए। अच्छा, बोलेंगे सर ये कौन डिसाइड करेगा, वो विल डिसाइड कि दिस इज आर्टिस्टिक, साइंटिफिक। देखिए रूल तो है ही, और आप सब्जेक्ट वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, फाइनल डिसीजन शैल आल्सो लाई विद गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आपको, अगर मेरे से कोई पूछते हैं कि सर मैं इस तरह के ब्रॉडकास्ट में AIR का प्रोग्राम है जा रहा हूँ, प्योरली आर्टिस्टिक है, कोई ड्रामा है, that drama is not criticizing the government, that drama is bringing some कह सकते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज आर्टिस्टिक, यू कैन पार्टिसिपेट। बट फॉर सेफ साइड मैंने देखा है कि कुछ लोग अपना परमिशन के लिए दे देते हैं कि भाई हमें परमिशन दे दीजिए, दैट इज कनेक्शन विद प्रेस और मीडिया। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन जिनको कहा जाएगा वही प्रेस से कनेक्ट होंगे, बताएंगे, जाके प्रेस को ब्रीफ करेंगे। इसके लिए अलग से भी रूल है, मैं उस रूल में बात करता हूं, लेकिन ओनली ऑथराइज्ड पर्सन ही, जैसे कि होते हैं ना प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, ही जो ऑथराइज्ड पर्सन, ही कैन पार्टिसिपेट, और उनको जो टैक्स दिया जाता है वो भी अपना पब्लिक मीडिया में देखते हैं, MEA के स्पोक्स पर्सन या फिर किसी ऑफिसर्स को ऑथराइज किया जाता है जब, तो वो पार्टिकुलरली एनी मिनिस्ट्री का वो आकर के प्रेस में ब्रीफ करते हैं। कहते हैं प्रेस रिलेशन ऑफिसर, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके बनाए जाते हैं PRO, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देखिए मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था और मैंने वहीं पे अवेयर किया कि आपको कॉशियस रहने हैं व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया। देखिए यहाँ पे रूल 9 बात ही करता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? देखिए मैं सीधा सीधा वर्ड लिखता हूं, शैल नोट, शैल नोट मैंने पहले ही लगा दिया। शैल नोट का मतलब हो गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहां पे? तो कहते हैं चाहे आपको, आप अपने घर में करिए, नो इशू, लेकिन मीडिया में आप जाकर के, मैं लगा दूं इन मीडिया, आप क्या करते हैं, मीडिया रेडियो पर जाकर के इस तरह का, या कह सकते हैं बाय पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, आपने किताब लिख के ऐसा किया, आपने देखा, पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारा अपना व्यूज है, परमिशन लेना पड़ेगा, इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या किया, बाय पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया ये एनोनिमस किया। कैसे किया? अपना नाम लिखा ही नहीं, एनोनिमसली नहीं कर सकते। देखिए सेल नोट लगा हुआ है पहले ही, हमने जो ये निगेटिव लिस्ट है कंडक्ट रूल पहले ही आपको बताया, तो सबसे पहले हमने सेल नोट लगा दिया। देखिए लोग क्या करते हैं, नाम है गुड्डू, किताब छाप दिए मुड्डू करके, मैं मुड्डू नहीं हूं, उनके लिए कहा नहीं नहीं, सूडोनिमसली भी नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, सूडोनिमसली आपको करना अलाउ नहीं है, किसी और नाम से, एज्यूम्ड नेम, सूडोनिमसली का मतलब है बाय एज्यूम्ड नेम, आप अपने मन से
कुछ और नाम रख लिए, एज्यूम्ड नेम, इस तरह का आप नहीं कर सकते। थर्ड जो है कह सकते हैं नेम ऑफ अदर पर्सन, किसी का नाम लगा के नेम ऑफ अदर पर्सन, ये भी आप नहीं कर सकते। मतलब आपको किसी भी वे से, ठीक है, मैं अगर लिखना चाहूं, मैं इसी रूल का, आपके रूल का पार्ट है, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इवन मीडिया, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, मैं इसी में जोड़ देता हूं पब्लिक अटरेंस, ये आपके रूल का पार्ट है। पब्लिक अटरेंस, जहां पब्लिक की भीड़ है, आप बोलेंगे सर मीडिया में नहीं बोले, लेकिन पब्लिक के बीच 5, 10, 2, 4 लोगों के बीच आपको कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। इसका मतलब सर बोनाफाइड क्रिटिसिज्म भी अलाउ नहीं है क्या? देखिए, इसमें 3 बातें मैं स्पेसिफिकली नेगेटिव लिस्ट को डिफाइन करूंगा, क्योंकि कंडक्ट रूल इज ऑल अबाउट नेगेटिव लिस्ट। 3 बातें मैं डिफाइन करूंगा, किस तरह का, विच। फर्स्ट रोमन 1 है, सेकेंड रोमन 2 है, और थर्ड रोमन 3 में 3 बातों को डिफाइन करता हूं। सबसे पहले कि ऐसा क्रिटिसिज्म फर्स्ट जो क्या हो, गवर्नमेंट पॉलिसी का हो या गवर्नमेंट के किसी एक्शन का हो, ठीक है, उसको आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस गवर्नमेंट एक्शन, ऐसे नहीं बोलना है कि सीजेपी को गवर्नमेंट ने छात्रों को पीट दिया, ये गलत था, आपको नहीं बोलना है। दैट वाज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो दैट इज जस्टिफाइड फॉर यू बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर द कंडक्ट रूल। विद इन द एम्बिट ऑफ कंडक्ट रूल यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। ऐसा नहीं कर सकते, गरीबी हटाओ अभियान जो था वो गवर्नमेंट का, ये लूटो अभियान, ऐसा नहीं कर सकते। और ना ही गवर्नमेंट की किसी एक्शन को मीडिया में, रेडियो में कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करके पब्लिक अटेंडेंस में आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। सेकेंड, देखिए, जो सेंटर स्टेट रिलेशन को क्या करे, अनकंफर्टेबल करे। हाँ, मैं होता तो कंडक्ट रूल में अनकंफर्टेबल वर्ड ही लिखता, लेकिन यहाँ एम्ब्रेसिंग वर्ड लिखा है। चलिए, एम्ब्रेसिंग वर्ड भी खराब नहीं है। एम्ब्रेसिंग कह सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो कि कर सकता है ऐसा चीज, कोई भी स्टेटमेंट आप किसी भी हाल में नहीं देंगे, एक्सेप्ट आपको ऑथराइज किया गया तो बात ही अलग है। थर्ड कहता है अगर इम्ब्रास क्या कर रहा है, एम्ब्रासिंग रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, वो भी आप नहीं कर सकते, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स। आपने ऐसा कुछ पब्लिक में बोल दिया जिससे सरकार का दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सवाल आया सर इसका एक्सेप्शन क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। अब आपका मान लीजिए आप किसी यूनियन या एसोसिएशन के ट्रेड, मान लीजिए ऑफिस बियरर है, विद परमिशन यू में, ऐसे नहीं है तो इन बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज आपका बनता है कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट एक्शन जो भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस दोनों को छोड़ रहा हूं मैं। देखिए, इसका मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं, आप समझिएगा, क्योंकि आप सर्विस मैटर से रिलेटेड इश्यूज मोस्टली आपका हो सकता है, तो आप कभी सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्ब्रेस करने वाले चीजें नहीं करेंगे। इम्ब्रेसिंग मेकिंग अनकंफर्टेबल रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ये तो नहीं करेंगे। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है आपको गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट एक्शंस पे, उसमें एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं।
being a office bearer of association, being a office bearer of association, bearer of association, अगर आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं, मेंबर होंगे ऑब्वियसली विथ परमिशन ही होंगे। तो जब आप ऑफिस बियरर हैं किसी यूनियन के, एसोसिएशन के, तो वहां पे आपका आपका एसोसिएशन कैसा होगा? आपका एसोसिएशन ऑब्वियसली सर्विस मैटर रिलेटेड इश्यूज के लिए होगा। तो उस इश्यूज में मैं जोड़ रहा हूं फॉर सर्विस रिलेटेड इश्यूज, और सर्विस रिलेटेड इश्यूज, आपका यही इश्यूज हो सकता है, और आपका कोई गवर्नमेंट से ट्रेड नहीं है, ये नहीं है, कंडीशन ऑफ सर्विस ये हो सकता है। इसके लिए आप, ये एक्सेप्शन है, यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने कहा गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन दिया, 7th पे कमीशन दिया, ये अच्छा नहीं दिया, ये दिया अच्छा, आप कर सकते हैं। फॉर सर्विस रिलेटेड इश्यूज से ही आपका मतलब होता है बीइंग ए ऑफिस बियरर ऑफ एसोसिएशन, जो सर्विस एसोसिएशन आपके होते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन। जरा सेकेंड एक्सेप्शंस को देखें। सेकेंड एक्सेप्शंस के लिए देखिए, मैं यहां लाइन खींच लेता हूं। एक्सेप्शंस नंबर 2, एक्सेप्शंस नंबर 2 को हम कहते हैं कि जब ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको ऑथराइज किया गया, ठीक है, इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इसे कह सकते हैं। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म किए गए, मतलब कह सकते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको कहा गया है कि आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जिससे हमारा रिलेशन विद फॉरेन स्टेट बिगड़े, नो इशू, पाकिस्तान के साथ हमें उनको क्रिटिसाइज करना है, तो आप ऑफिशियल ड्यूटीज में ऐसा कर सकते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल ड्यूटीज, चाहे वो कुछ भी इंपैक्ट करे, ऑफिशियल ड्यूटीज में कर सकते हैं। और बीइंग ए ऑफिस बियरर ऑफ एसोसिएशन, आप क्या कर सकते हैं? अपनी मैटर रेज करने के लिए चीजों को, सेफगार्डिंग सर्विस कंडीशंस, सर्विस रिलेटेड इश्यूज के लिए, यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, दैट क्रिटिक्स शुड बी बोनाफाइड। ऐसे नहीं गाली गलौज करने लगे, कुछ भी करने लगे, क्योंकि रूल 9 इज नॉट इंडिपेंडेंट रूल, इट इज रिलेटेड टू होल कंडक्ट रूल। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा हमेशा लैंग्वेज पोलाइट होना चाहिए। रूल 3 भी आपने पढ़ा है, तो सब्जेक्ट टू रूल 3 भी रहेगा इट, और आपने हमेशा कर्टवस बिहेवियर करने, ये करने, तो पोलाइट लैंग्वेज में आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें। ये नहीं कि सर बीइंग ए सर्विस एसोसिएशन मेंबर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और फिर वो सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट, दैट इज नॉट परमिसिबल। याद रखिएगा, फॉर दैट एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट, क्योंकि आप सिर्फ एक रूल से नहीं है गवर्न, सारे रूल को आपको ध्यान रखना है। चलिए रूल 10, रूल 10 काफी इंटरेस्टिंग। आपके सामने कोई कमेटी आ जाए, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट है जो आप रख रहे हैं अपने पास, सरकारी डील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास हो, तो मांगेगा कुछ सबूत दो, बताओ, क्या आप ऐसे ही दे देंगे? एविडेंस बिफोर कमिटी, कोई इंक्वायरी कमिटी है, ठीक है, तो क्या इंक्वायरी कमिटी के सामने आप सारा कुछ चीजें रख देंगे? दें कि ना दें, क्या छुपाएं क्या बचाएं, सवाल आता है। अगर एविडेंस बिफोर कमिटी देने की बात है, तो आपके लिए जो इन जनरल रूल कहा गया विथ प्रायर परमिशन, आप अपने मन से कुछ नहीं देंगे, पता नहीं सरकार का क्या उससे हानि होगा, विथ प्रायर परमिशन, या आपके रूल में सैंक्शन लिखा रहता है, सैंक्शन जो भी आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, ठीक है। और तभी अलाउड है ये, कैन गिव एविडेंस बिफोर कमिटी, कैन गिव एविडेंस बिफोर कमिटी,
लेकिन सवाल ये आता है कि सर हर चीज के लिए परमिशन लेना है, कोई इंक्वायरी कमेटी है? तो कहा कि नहीं देखो ठीक है, ये तो इन जनरल रूल हो गया, मैं इसके एक्सेप्शंस को बता देता हूँ। एक्सेप्शंस क्या है? कहा कि इनके जगह के लिए परमिशन नहीं लेना है। एक्सेप्शंस में फर्स्ट जो थिंग आया वो आया कि फर्स्ट जो नाम आया, कहा कोई भी अगर कमिटी हो, ऑथोरिटी हो जिसको अप्रूव किया गया है, ऑथोरिटी हो जिसको किसने बनाया है, फॉर्म बाय या अप्रूव्ड बाय, जिसको बना हो, गवर्नमेंट ने क्या किया हो, अप्रूव किया हो, अप्रूव्ड बाय। मैं सीधा लिखता हूं, देखिए गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में कोई भी सेंट्रल स्टेट जो भी हो, आपके लिए यहाँ पे सेंटर वाले आएंगे, इवन स्टेट की भी आएंगे तो देन यू कैन, उनको अलाउ किया जाता है तो ठीक है। पार्लियामेंट हो और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों की भी, वो आपसे कुछ मांगे तो आप उनको दे सकते हैं, जो भी स्पेसिफिकली मना किया हो नॉट। देखिए अभी पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगती है, एविडेंसेस मांगती है, जो इन स्कीम्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड, या जो सीएनएजी का ऑडिट रिपोर्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में भी, वो कहां पे जाता है? तो आपने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी मेरे पास कई तरह की चीजें आई, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो पार्लियामेंट है, वो मांग रही है एविडेंसेस, ये प्रोवाइड करिए, ये करिए, आपके सेक्रेटरी तक जाके उनके सामने प्रेजेंट होते हैं, वो सारा चीज रखते हैं, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन है अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो, मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी अगर कुछ चल रही हो, ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी वाले आ रहे हैं, वो कुछ मांग रहे हैं, दैट इज फाइन, हम उनको देंगे, हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है, हमें एक्सेप्शंस में है, मांगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे। कई बार होता है ना 1 मेंबर 2 मेंबर रिटायर्ड जजेस कमेटी, वकीलों की कमेटी बन जाती है। थर्ड देखिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी हो, चाहे किसी भी तरह का कमेटी हो, विजिलेंस मैटर में हो या कोई अदर मैटर में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी है। जैसे आपने देखा था कई तरह की कमेटियां, डिपार्टमेंटल कमेटी भी बनते रहती है सर्विस कंडीशंस को लेकर के, उसके इंप्रूवमेंट को लेकर, जैसे एनपीएस के रिव्यू के लिए बना था जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो अगर इंक्वायरी कमेटी है या कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कमेटी है, अगर वो आपसे कुछ मांग रही है, you should not deny, you can give as permissible under rule 10, ठीक है, within the provided under exceptions, तो आप दे सकते हैं। देखिए एक सवाल मुझे कई बार लोगों ने पूछा है, इसलिए मैंने उसको जोर दिया आपके पढ़ाई में ही, ताकि आप लोग यहीं पर अवेयर हो। पे कमीशन को लेके कई लोग कहते हैं सर इंडिविजुअल मेमोरेंडम दे सकते हैं? यस, can submit individual memorandum to pay commission। अभी पे कमीशन है, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉपर चैनल ही तो करते हैं, कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, इंडिविजुअल ग्रीवांस नहीं भेजेंगे। ग्रीवांस जो होना चाहिए आपका, वो पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, नॉट द इंडिविजुअल ग्रीवांस, नॉट द इंडिविजुअल ग्रीवांस। आप इंडिविजुअल ग्रीवांस क्या करिए, मतलब यहां मैं शुड वर्ड लगा देता हूं, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, शुड नॉट द इंडिविजुअल ग्रीवांस बी सेंड या बी सेंड, इंडिविजुअल ग्रीवांस नहीं भेजने हैं। आपको क्या भेजने हैं, किस तरह का? तो आपको भेजने हैं जो कह सकते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का ग्रीवांस,
मतलब इंडिविजुअल ना हो तो कैसा हो, ये हो इन जनरल, पब्लिक, सबका कॉमन इंटरेस्ट का ग्रीवांस हो, इस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट का ग्रीवांस हो तो आप पे कमीशन के लिए दे सकते हैं। मैं यही लगा देता हूं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रीवांस। पब्लिक इन जनरल आपको कोई एनामली नजर आया, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रीवांस ये भेज सकते हैं, ये अलाउ है, ये आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन आपको इंडिविजुअल ग्रीवांसेस नहीं भेज सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपका जो मेमोरेंडा हो, यू कैन सबमिट मेमोरेंडा, इंडिविजुअल मेमोरेंडा, बट देयर शुड बी grievances which are in public interest, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट में। तो आपका डिपार्टमेंट में इसलिए प्रॉपर चैनल आप भेजेंगे तो वो आपको क्या करेंगे कि प्रॉपर चैनल में वो चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है कि नहीं है, तभी आप वो भेजना होगा तो भेजेंगे, नहीं भेजना होगा तो नहीं भेजेंगे, ठीक है। आइए रूल 10 के बाद, मतलब एविडेंस बिफोर कमिटी, इस चीज से आप अवेयर हो चुके हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जरा बढ़ते हैं रूल 11 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 11 अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग रूल, कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, किसको बताएं किसको ना बताएं। रूल 11 जिसको मैं लिख रहा हूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल, क्या सबको बता सकते हैं अपनी ऑफिस में चीजें, आप सरकार की चीजें डील कर रहे हैं और कई बार आप सरकार के इतने अंदर बैठे होते हैं कि आपको सरकार का असली चेहरा दिखता है, मतलब आप गवर्नमेंट के ओरिजिनल फेस से आपका क्या होते हैं रूबरू होते हैं, और जब आप उसको जानते हैं तो क्या आप बाहर बता देंगे क्या होगा। कहा सबसे पहले मैं नो की बात करूंगा बिकॉज कंडक्ट रूल इज ए निगेटिव लिस्ट, तो सबसे पहले कहते हैं सेल नोट गिव, सेल नोट कह सकते हैं प्रोवाइड, आपको नहीं देना है एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं है। सेल नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर विच, जिसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ऑथराइज, मतलब तय हो गया कि अगर आपको अथॉरिटी है तो दीजिए, ऑथराइज किया गया है तो दीजिए, नहीं अथॉरिटी है तो आपको नहीं देने हैं। एक्सेप्शन क्या दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्सेप्शन भी वही है जिसके लिए आपको अथॉरिटी दे दिया गया है। एक्सेप्शन फर्स्ट अंडर आरटीआई, आरटीआई एक्ट 2005 में, आरटीआई आरटीआई एक्ट 2005, इसके अंदर जो परमिसिबल डॉक्यूमेंट है, डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट है, उसे डिस्क्लोज करिए, जो भी डिस्क्लोजेबल है वो आप दे सकते हैं, डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट तक दे सकते हैं, ठीक है, आरटीआई के तहत। दूसरा क्या होता है, मैंने कहा ना नॉट ऑथराइज, लेकिन अगर ऑथराइज कर दिया जाए, ऑथराइज करते कैसे हैं, ऑथराइज करते हैं ऑथराइज्ड बाय जनरल ऑर्डर, आपको क्या कर देगा, आपके ऑफिस में ही इशू है कि ये रिपोर्ट इनको देने हैं, ये डाटा इनको देने हैं, ऑथराइज्ड बाय जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर में कह रहा हूं ये स्पेशल भी हो सकता है, तो जनरल के नीचे में कोई स्पेशल ऑर्डर भी स्पेशल चीजों के लिए हो, जनरल या स्पेशल ऑर्डर कोई भी हो तो आप दे सकते हैं। कई बार क्या होता है ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन आप गुड फेथ ऑफ ड्यूटीज देते हैं, आप क्या करते हैं किसी को, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट में ही आप किसी को देने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है, ये चीज देना है इनको, हमें हर चीज के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, तो परफॉर्मेंस कह सकते हैं इन गुड फेथ, गुड फेथ ऑफ ड्यूटीज, आपको
इनको देना था, ये रिपोर्ट देना था, ये डाटा देना था, हर चीज के लिए ऑर्डर नहीं है, बट आप दे रहे हैं। दैट इज इन गुड फेथ ऑफ ड्यूटीज कि ही विल, जिस पर्सन को आप दे रहे हैं, ही और सी विल नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक, या जो भी आप इस तरह के गुड फेथ में दे रहे हैं, दैट इज गुड फेथ में कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया गया, बट इट शुड बी सीन, इट शुड बी होना चाहिए कि भाई ये गुड फेथ में है, ऐसा नहीं बाद में कुछ दे दिए कह रहे हैं गुड फेथ में, वो नहीं चलेगा। जानबूझ के नोइंगली नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में दिए, ड्यूटीज में पहले भी आप दे रहे थे, हैंडलिंग सच मैटर, तो आपने दिया, दैट इज अलाउ है, एक्सेप्शनल है, उसमें आप कर सकते हैं। हालांकि इस रूल का कई बार दुरुपयोग भी करते हैं, जो कुछ इस तरह की चीजें हो तो किसी को बचाने के लिए कहते हैं दैट वाज इन गुड फेथ, और बचा लेते हैं। किसी को मारना होता है तो कहते हैं दैट वाज नॉट इन गुड फेथ, इट इज ओनली सेड, इट इज ओनली प्रिटेंडेड टू बी इन गुड फेथ, और उनको सजा देते हैं, पेनाल्टी लगा देते हैं। इस तरह की बातें हैं, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द रूल, एवरी रूल्स के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। देखिए, और जो स्पेशल, नॉर्मली आप देखेंगे स्पेशली ऑथराइज्ड पर्सन, जो स्पेशली ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उसमें कौन रहते हैं? ऑथराइज्ड पर्सन इंटैक्ट करेंगे पर्सन कर सकते हैं किससे? प्रेस से मीट कर सकते हैं, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन। और मिनिस्टर को तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सबको परमिशन देते हैं। और सेक्रेटरी, कई बार जरूरत पड़ता है, सेक्रेटरी को परमिशन की जरूरत नहीं होती, यही क्या कर सकते हैं? प्रेस से मीट करना हो, मिनिस्टर, सेक्रेटरी या ऑथराइज्ड पर्सन क्या कर सकते हैं? मीट दी प्रेस, मीट दी प्रेस। प्रेस से जब भी मिलना हो, आप सब लोग किसमें गवर्न होंगे? स्पेशली ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, आइदर मिनिस्टर नहीं तो सेक्रेटरी, आप सब स्पेशली ऑथराइज किया गया है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए, दैट इज द रूल 11। आइए छोटे छोटे रूल्स पे हम लोग चलते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल्स हम सब लोग सीख रहे हैं। अब जो आपका रूल आने वाला है, रूल 12 जिस पे हम चल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग रूल है, और वो है आपका सब्सक्रिप्शन। देखिए, फ्लैग डे, ये वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए जरा रूल 12 पे हम चलते हैं। रूल 12, देखिए रूल नंबर भी लिखता हूं, ध्यान रखिए, रूल वाइज ही पढ़ रहे हैं तो कभी पूछ दे क्वेश्चन गलत ना। इसका हेडिंग ही है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, आप कहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं? क्या गवर्नमेंट सर्वेंट कोई सब्सक्रिप्शन फंड रेज कर सकता है? मैं पहला कहता हूं, शैल नॉट। नेगेटिव लिस्ट है कंडक्ट रूल, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग फर्स्ट वर्ड, शैल नॉट involve in raising fund, involve in raising fund, सब्सक्रिप्शन, कुछ भी ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं इन्वॉल्व हो सकता। हाँ, कुछ नोबल कॉज के लिए अगर आपको करना है, मान लीजिए करना है, रेज करना है फंड, तो विथ प्रीवियस सैंक्शन कर लीजिए। प्रीवियस सैंक्शन ले लेते हैं तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ओनली विथ, मैं कहूं तो प्रीवियस सैंक्शन। चलिए उसको एक्सेप्शन में रखते हैं तो बेहतर रहेगा समझने में। मैं एक्सेप्शंस को एक ही साथ करना चाहता हूं, नहीं करेंगे। पहला मैं कहता हूं एक्सेप्शंस। अब क्या होगा एक्सेप्शंस में? फर्स्ट आप लोग जो नॉर्मली पढ़ते आए हैं कि विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आप पहले सैंक्शन ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, फिर आप करिए। आपको मिला है कि सरस्वती पूजा का चंदा वसूलिए, तो आप वसूलिए। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, पैसा बचे तो उससे पैंट शर्ट सिलवा लीजिए। कई जगह देखते हैं सरस्वती पूजा में अक्सर होता था, लोग
उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, लेकिन कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट भी अपने मोहल्ले में शामिल रहते हैं। पैसे जमा हो जाते हैं, पैसे थोड़े बहुत जो बच गए, बाद में क्या करें क्या ना करें, चलो पैंट शर्ट सिलवा लेते हैं, तब बोलेंगे भगवान जी ने हमें दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी करते हैं, लेकिन आपको विथ प्रीवियस सेंशन करना, गवर्नमेंट ने दिया है तो। एक्सेप्शंस में देखिए, फ्यू मोर एक्सेप्शंस अब आप जानने के लिए जा रहे हैं। फ्यू मोर एक्सेप्शंस है। फंड किसके लिए कर सकते हैं? फर्स्ट फ्लैग डे कलेक्शन में, फ्लैग डे कलेक्शन जो होता है वो आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टिकर वो लगा देते हैं छोटा सा, ये वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। फ्लैग डे कलेक्शन जो होता है वो वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन का जिनको स्टेटस है सर्विसमैन। अब आप पूछेंगे सर एक्स सर्विसमैन कौन कौन है? डीओपीटी का ओएम डिफाइन करता है कि हु इज एक्स सर्विसमैन, तो जो उनके वेलफेयर के लिए ये खर्च होता है। एक्स सर्विसमैन जितने होते हैं ना, आप सोच रहे हो उनके डिफेंस में आपको दिखेंगे एक्स सर्विसमैन, जो आर्मी नेवी मिलिट्री से सब सर्विस करके आते हैं, रिटायर्ड होते हैं। उनमें जो मान लीजिए जिनका डिसमिसल रिमूवल होता है उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं होता है, लेकिन जो रिटायर हुए हैं या जिनका एंगेजमेंट खत्म हो गया वहां से उनको हटा दिया गया है, ठीक है, तो उनके एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। उनके लिए रिसेटलमेंट के लिए ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड बना हुआ है, वो रिसेटलमेंट रिहेबिटेशन कई तरह की उनको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनके वेलफेयर में ये फ्लैग डे कलेक्शन का पैसा जाता है। देखिए एक फ्लैग डे कलेक्शन तो ये हो गया। मैं दूसरा लिखता हूं, एक फ्लैग डे मनाते हैं, ठीक है, एक फ्लैग डे और मनता है। आप लोग देखते होंगे कई बार स्टिकर लेके, कई बार किसी बार में आर्मी का साइन बना हुआ फ्लैग डे में आएगा, और कई बार कम्युनल हार्मोनी वाला आता है। फ्लैग डे बाय कह सकते हैं नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल फाउंडेशन ये मनाते हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। ये 2 बार आपको मिलेंगे, इनका जो आपको दिखेगा ये 2 टाइम्स दिखते हैं। इनका एक होता है फ्लैग डे, वो एक ही दिन करते हैं कलेक्शन, फ्लैग डे, ठीक है। दूसरा होता है एक फंड रेजिंग वीक, ये उसमें भी करते रहते हैं। आपको 3-4 दिन, आपको 5 दिन गेट पे ये दिखते हैं। कई बार ऑफिस की गेट पे, एंट्री गेट पे या बॉक्स लगा रहता है, फंड रेजिंग वीक। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको अलाउ है। ये जो करते हैं कम्युनल हार्मोनी के लिए, इनका मेनली जो इस तरह के दंगे वंगे सबसे प्रभावित बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए करते रहते हैं, ये इनका बड़ा स्कोप है, काम करते रहते हैं। चलिए मैं थर्ड कह रहा हूं, एक और आपको मिलते होंगे थर्ड, जिसको नेशनल डिफेंस फंड के लिए कहते हैं, फॉर डिफेंस ऑफ कंट्री खर्च होता है, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड। इसके लिए भी पैसे रेज किए जाते हैं, फंड रेज किए जाते हैं। ये फॉर डिफेंस ऑफ कंट्री है, आप लोग नॉलेज भी इसको रखिए, कभी वेबसाइट खोल के आप देखिएगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी रहेगा इसके बारे में, फॉर डिफेंस ऑफ कंट्री। तो ये 3 जगहों पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कर सकते। फोर्थ में एक अनदर एक्सेप्शन आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। कई बार आप मेंबर ऑफ सर्विस एसोसिएशन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेंबर ऑफ सर्विस एसोसिएशन है, ठीक है, मेंबर ऑफ, आपका हमेशा सर्विस एसोसिएशन होता है सर्विस रिलेटेड इश्यूज के लिए, तो मेंबर ऑफ सर्विस एसोसिएशन है, तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कैन कलेक्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किससे ले सकते हैं? अमंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमंग किससे? मेंबर्स, बाहर नहीं जाएंगे, अमंग मेंबर्स, आप मेंबर से ले सकते हैं, बाहर नहीं जाने। इन केस अगर आपका नॉट फ्रॉम पब्लिक,
अगर मान लीजिए पब्लिक से फंड रेज करना है तो प्रायर परमिशन जरूरी होगा, ठीक है। अगर इफ, मैं जोड़ता हूं, इफ क्या करते हैं, अप्रोच टू पब्लिक अगर आप कर रहे हैं, इफ अप्रोच टू पब्लिक इज मेड, अगर आपने किया है, क्या चाहिए, प्रायर सैंक्शन चाहिए आपको, प्रायर सैंक्शन नेसेसरी, प्रायर सैंक्शन क्या होगा, नेसेसरी, याद रखिएगा, विदाउट प्रायर सैंक्शन आप नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आपको अपने मेंबर्स के बीच, यू हैव टू रेज फंड एमंग मेंबर्स, you can do without permission, but if you have to approach public, then prior sanctions आपको shall be necessary। चलिए, अब आप लोग रूल 12 में सब्सक्रिप्शन जान गए। 3 बार ये भी देखिए आपने, आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी होते रहता है, फंड रेज होते रहता है, तो आप उस फंड से आप अवेयर होंगे कि किस तरह का होता है, कैसे रेज होता है। अब आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा हमेशा कि अच्छा इस वजह से ये अलाउ है, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए जरा चलते हैं रूल 13। रूल 13 और रूल 13 एक साथ पढ़ेंगे। रूल 13 गिफ्ट के बारे में बात करता है, काफी इंटरेस्टिंग रूल है रूल 13, और इसी का एक कनेक्टेड रूल है रूल 13A, 13-A लिखते हैं तो डैश ए ही लिखें, 13-A। ये जुड़ा हुआ है आपका डाउरी से, दहेज से, ठीक है। दहेज लेना गवर्नमेंट सर्वेंट को मना है। आप शपथ भी लेते हैं जब सर्विस में आते हैं, अपने ज्वाइनिंग के टाइम शपथ भी लेते हैं कि हाँ हम दहेज नहीं लेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए रूल 13 में गिफ्ट की बात करते हैं। देखिए गिफ्ट में क्लियर रहिएगा, गिफ्ट चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट ले रहा है, फैमिली मेंबर वही फैमिली, हमेशा फैमिली मेंबर कवर है, गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस इनका फैमिली मेंबर दोनों कवर है। जितने भी रूल बता रहे हैं, फैमिली मेंबर कौन, डिपेंडेंसी वाला जो था, स्पाउस प्लस डिपेंडेंट सन, स्टेप सन, डॉटर, स्टेप डॉटर प्लस डिपेंडेंट पर्संस रिलेटेड बाय ब्लड और बाय मैरिज, वो इसमें कवर हो रहे हैं। आपको गिफ्ट नॉर्मली नहीं अलाउ होता है, ठीक है, लेकिन कुछ अप टू लिमिट, कुछ सर्टेन लिमिट आपको अलाउ किया गया। गिफ्ट लेने किससे है, जिनसे ऑफिशियल डीलिंग है उनसे नहीं। पहले मैं कर दूं, नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड से लेने, नियर रिलेटिव गिफ्ट यही देंगे ना, और कोई बाहर वाला क्यों ला के दे, नियर रिलेटिव कह सकते हैं, और पर्सनल फ्रेंड जिनसे आपकी दोस्ती है, तो कस्टमरी ओकेजन पे आएंगे देने के लिए, पर्सनल फ्रेंड। मैं इसमें जोड़ देता हूं हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, जिनसे ऑफिशियल डीलिंग है उनसे तो याद ही रखिएगा कि आपको प्रायर सैंक्शन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, क्यों ले रहे हैं उनसे गिफ्ट, ठीक है। लेकिन कोई आपका नियर रिलेटिव पर्सनल फ्रेंड है तो कर सकते हैं। मैं ऐसे रूल को लिखने के लिए लिखता हूं, अब देखिए रूल को हम पहले पहले तो नोट वर्ड लगाते हैं, तो पहले पहले हम नोट लगाते हैं, कहते हैं कि शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट नहीं लेने चाहिए आपको। अब इसमें एक्सेप्शन आया, जो एक्सेप्शन आया वो इंपॉर्टेंस है। एक्सेप्ट, कई बार कस्टमरी गिफ्ट होंगे, आपको गिफ्ट नहीं लेने, किसी से नहीं लेना है, इन जनरल किसी से नहीं लेने, लेकिन अगर एक्सेप्शन है
कि अगर आपके नियर रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, तो आप जो एक्सेप्शन के क्राइटेरिया हैं अप टू दैट लिमिट ले सकते हैं। एक्सेप्ट मैंने क्या कहा अगर, इफ वैल्यू, मतलब अगर ऐसा है कि वैल्यू एक्सीड करता है, इफ वैल्यू एक्सीड्स, अगर वैल्यू एक्सीड करे, मैं कुछ लिमिट बता रहा हूं, अगर उससे करे तो तुरंत रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। अब क्या है ये वैल्यू, जरा देखिए, ये वैल्यू फिक्स कर दिया गया है। ग्रुप ए ऑफिसर है अगर, तो उसको कहा गया है अप टू 25,000, कहा 25,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। किससे? नियर रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डील, उनसे ले सकते हैं। 25,000 तक का अगर एक्सीड करता है 25,000 से, इफ द प्राइस ऑफ गिफ्ट एक्सीड्स 25,000, you should report गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली। फिर गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी, जो उनको डिसीजन लेना होगा लेगी। ग्रुप बी इंप्लाई हैं, तो कहा अप टू 15,000 रुपीज, 15,000 तक का ले सकते हैं। ग्रुप सी इंप्लाई हैं अगर, कौन सा? ग्रुप सी इंप्लाई, देखिए ग्रुप डी भी कहीं कहीं है, उनके लिए भी सेम ही है, हालांकि डी खत्म कर दिया गया है सेंट्रल में, आप देखेंगे तो कहीं कहीं अभी भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं। वहां पे 7,500 रुपए तक का अलाउ किया गया है। इससे लिमिट एक्सीड करे तो रिपोर्ट टू गवर्नमेंट करें। क्लियर है? लेकिन लेने किससे गिफ्ट है? नियर रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, उनसे आप ले सकते हैं। एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, आपको अदर केसेस, मतलब आप ले रहे हैं, पर्सनल फ्रेंड का दायरा कई बार बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे केसेस में रिपोर्ट नेसेसरी था, जरा मैं एक्सेप्शंस में ही अदर कैटेगरी को जोड़ रहा हूं। कहता है कि फॉर अदर केसेस, मतलब व्हेन सैंक्शन, कब सैंक्शन नेसेसरी होगा अदर केसेस में, मैं लिख रहा हूं क्लियर, फॉर अदर केसेस। जैसे मान लीजिए नियर रिलेटिव नहीं है, पर्सनल फ्रेंड नहीं है, लेकिन कोई आपको गिफ्ट देता है, उनसे ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो ये अदर केसेस में कवर होंगे, ठीक है। तो कब सैंक्शन नेसेसरी होगा? सैंक्शन नेसेसरी कहते हैं उसमें भी कुछ छूट है, ये कस्टमरी गिफ्ट होता है, ठीक है। सैंक्शन नेसेसरी व्हेन वैल्यू एक्सीड्स, वैल्यू क्या हो रहा है? एक्सीड कर रहा है। देखिए वैल्यू एक्सीड कर रहा है, अगर ग्रुप ए एंड बी है तो उनके लिए RS 5,000, मतलब अप टू 5,000 तक का वो ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ग्रुप सी एंड डी, डी भी अगर हो तो है, तो उनके लिए है अप टू 2,000, ठीक है। 2,000 से ज्यादा का वो अगर कर रहा है तो सैंक्शन नेसेसरी हो। ध्यान रखिएगा, ये जो गिफ्ट है नियर रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, ये गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट की बात है कस्टमरी गिफ्ट। कस्टमरी गिफ्ट की मतलब जहां पे कस्टम है, कस्टमरी गिफ्ट, अब एकदम आसानी से समझिएगा, कस्टमरी गिफ्ट के लिए बात कर रहे हैं जहां कस्टम है। अदर केसेस जहां कस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा है, फिर भी और नियर रिलेटिव, पर्सनल फ्रेंड के अलावा भी कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, तो सैंक्शन दे सकते हैं। दैट इज यू कैन टेक इट अप टू 5,000 और अप टू 2,000 CND के केसेस में
लेकिन इससे ज्यादा होगा तो सैंक्शन नेसेसरी। सैंक्शन के लिए जब आप जाते हैं तो ध्यान रखिए, सैंक्शन के लिए आपको एक टाइम लिमिट, आपने रिक्वेस्ट दिया, इफ कहते हैं सैंक्शन अगर रिजेक्ट नहीं हुआ, इज नॉट रिजेक्टेड, कितने दिनों में, जैसे कुछ ना दिया, यस किया ना नो किया, विद इन 13 डेज, विद इन 13 डेज, अगर 30 दिनों में सैंक्शन रिजेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये क्या होता है, डीम्ड टू बी ग्रांटेड, इसको मानना है प्रिज्यूम्ड टू बी ग्रांटेड, ये प्रिज्यूम्ड डीम्ड टू बी ग्रांटेड। 30 दिनों तक वेट करिए, सरकार ने कुछ आपको ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं कहा कुछ, आप समझ लीजिएगा कि आपको ये गिफ्ट अवेलेबल हो गया है। उससे एक्सीड करे तो देखिए हम 3 लिमिट, टोटल 5 लिमिट को पढ़े हैं। ग्रुप ए बी सी के लिए हमने पहले 25,000, 15,000 कस्टमरी गिफ्ट के लिए देखा नियरेस्ट पर्सनल फ्रेंड से, और 7500 रुपए के लिए। फिर देखा अदर केसेस के लिए, अदर देन कस्टमरी गिफ्ट, अदर देन जो इसमें कवर नहीं हो रहा है, जो इसमें हैविंग नियर रिलेटिव पर्सनल फ्रेंड इससे, तो उसमें जो कवर हो रहा है अदर केसेस के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी आप ऐसा गिफ्ट नहीं ले सकते जो गिफ्ट आपको क्या करे, ऑफिशियल डीलिंग वाले से। आइए इससे रूल में मैं थोड़ा सा आगे, रूल 13A फिर आगे पढ़ते हैं। अभी आपने लिमिट को समझा कि किस लिमिट से एक्सीड करेगा तो हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने हैं। देखिए जरा कुछ मैं रूल 13 में ही बात करता हूं। गिफ्ट आपने पढ़ रहे थे, गिफ्ट में आपने 2 केसेस पढ़े, एक कस्टमरी गिफ्ट में एक्सेप्शन, 2 लिमिट पढ़े। अब लिमिट के अलावे मैं जरा गिफ्ट में एक नए चीजों को जानना चाहता हूं। क्या फॉरेन फर्म से ले सकते हैं? फॉरेन फर्म से गिफ्ट, अगर फॉरेन फर्म कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, नॉट एक्सेप्ट, शैल नॉट एक्सेप्ट, चलिए शैल नहीं लगाते, ले सकते हैं बट गवर्नमेंट सैंक्शन से, ठीक है, तो कह सकते हैं नॉट एक्सेप्ट विदाउट, नॉट एक्सेप्ट कहां से, देखिए अगर मैंने कहा ना ऑफिशियल डीलिंग वाले से हमेशा परमिशन लेना पड़ेगा आपको। देखिए फॉरेन फर्म में मैं कंडीशन जोड़ता हूं, इफ हैज, इफ हैड कभी था, इफ will have official dealing with government, official dealing with government, ये नहीं लेना है। अदरवाइज भी किसी फॉरेन फर्म से आपको नहीं लेना है, क्लियर है, फॉरेन फर्म से विदाउट कोई फॉरेन अवार्ड, फॉरेन फर्म से कुछ भी नहीं लेना है। दूसरा देखिए फॉरेन डिग्निटरीज कई बार आते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे के जाते हैं, आप राष्ट्रपति भवन में पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपने उनके साथ काम किया, तो अगर फॉरेन डिग्निटरीज हैं, फॉरेन डिग्निटरीज, फॉरेन डिग्निटरीज इनसे लेना है, तो आप इनसे कैसे मना करेंगे, उनको बोलेंगे कंडक्ट रूल नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा। चीन के राष्ट्रपति आए, बहुत सारा चीज दे के गए, जब भारत आए थे, आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति आएंगे, आप लोगों को बहुत कुछ देके जाएंगे ताकि आप उनके लिए काम कर सके, इस तरह का भी उनका मोटिव हो सकता है। आपको जब आप फॉरेन डिग्निटरी से मिल रहा है या आप फॉरेन गए हैं, बीइंग ए फॉरेन डेलीगेट्स, मेंबर ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स, तो आप कह सकते हैं, मैं इसमें ये भी जोड़ दूं, बीइंग ए मेंबर ऑफ, क्लैरिटी के लिए, बीइंग ए मेंबर ऑफ फॉरेन डेलीगेट, डेलीगेशन में आप गए तो फॉरेन डेलीगेशन में गए हैं, अगर आप उसमें मेंबर हैं तब भी, जब भी मिलेगा रिसीव करिए, मना नहीं करना है, ठीक है, आप उसे रिसीव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ये जो एक्सेप्ट ये होगा, ये सब्जेक्ट टू, इसके लिए रूल है बना हुआ, कैसे करने हैं, एज पर स्पेसिफिक रूल बना हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन
फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलग से रूल ही बना दिया गया है, 2012 का रूल है। एक्सेप्टेंस, कॉमन, रिटेंशन, कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखने हैं। रिटेंशन ऑफ गिफ्ट रूल्स 2012, 5,000 तक का होता है। इसमें ऐसे जानने के लिए ये रूल आपको नहीं पढ़ना है, बट 5,000 तक का इसमें रखने के लिए अलाउ कर देते हैं। 5,000 से एवब वाला जो होता है, फिर उसमें एमईए में एक कमेटी बैठती है जिसमें एक्साइज वाले, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले सारे आते हैं, बैठ के उस कमेटी में डिसाइड करते हैं क्या देना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्या पेमेंट बेसिस देना है, जो भी होगा उनका डिसीजन होगा। वो डिसीजन को हम अपने मन से रिज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशन में आपको नहीं देना है। चलिए अब आता है स्पेसिफिकली आपके रूल में कहा गया क्या प्राइवेट ट्रस्ट से ले सकते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट, एक बार बताइए कोई प्राइवेट ट्रस्ट आपको क्यों देगा? कुछ ना कुछ तो उसका ट्रस्ट है, और ट्रस्ट को क्या मिलता है? गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे होते हैं। ट्रस्ट फॉर द पर्पस ट्रस्ट बने होते हैं, कई बार एडेड होते हैं गवर्नमेंट से। नॉट एक्सेप्ट एनी अवार्ड, कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी आपको नहीं लेना है। नॉट एक्सेप्ट एनी अवार्ड। एक बात आप लोग सुओ मोटो रखिएगा, जिसके लिए परमिशन है वो तो है ही। सवाल यह कि सर मैंने इतना गिफ्ट के बारे में बताया, इसने कहा सर हाथ में पैसा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? उनसे बोलेंगे सुविधाएं दे दीजिए, हमें घूमने का अरेंजमेंट कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए। तो देखिए गिफ्ट का जो मतलब है वो क्लियर आप यहाँ पे समझ लीजिए। यू शुड अंडरस्टैंड द डिफिनीशन ऑफ गिफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट रूल। ठीक है, गिफ्ट में इंक्लूडेड है, कभी क्वेश्चन में आए ध्यान रखिएगा लेने का कई तरीका हो सकता है गिफ्ट। जैसे फ्री ट्रांसपोर्ट आपको दे दिए, सिर्फ अमाउंट या गिफ्ट कुछ पैसे देना या कोई इंस्ट्रूमेंट देना ही नहीं है, फ्री ट्रांसपोर्ट आपको मिल गया, ये भी गिफ्ट का पार्ट माना जाएगा। फ्री रहने का आपको कर दिए, कह सकते हैं फ्री रहने का, खाने पीने का, फ्री बोर्डिंग, आप घूमने गए, लॉजिंग, रहने का, ये सब जो भी है। कोई फ्री सर्विसेज दे दिया आपको, बोले अरे कोई बात नहीं आप जाइए ना, मेरा काम हो गया, मैं आपको गिफ्ट नहीं देना, आपके घर का ये काम मेरा आदमी जाके करेगा। फ्री सर्विसेज एटसेट्रा जितने भी हैं ये सब पार्ट ऑफ गिफ्ट माने जाएंगे। अगर इस तरह का कोई भी है तो सबसे, अगर किसी से भी ले रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ गिफ्ट माना जाएगा। चलिए गिफ्ट में हम लोगों ने लिमिट को समझा, गिफ्ट को समझा, लिमिट को समझा किससे एक्सीड होगा, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हमने समझा कि कहाँ एक्सीड करेगा तो हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने हैं, और अगर 30 डेज में हमें नहीं आया तो हमें क्या करने हैं, तुरंत हमें क्या करने हैं कि भाई मांग लेने हैं कि भाई परमिशन मांग लेंगे कि हमें मिल गया है, अगर 30 डेज में गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं किया। देखिए एक उदाहरण था, एक बार फ्री जब एयर इंडिया सरकारी हुआ करता था, फ्री इनॉग्रल फ्लाइट जब शुरू करता था जहाज, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया था। मैं कहानी जस्ट बता देता हूँ। तो उसमें कई लोग सरकार ने उसमें इशू किया कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट फ्री इनॉग्रल फ्लाइट में जाएं, परिवार नहीं जाएगा, नहीं तो सारे सिविल एविएशन वाले जहाज में घूमेंगे परिवार के साथ, और फिर वो उसका अनड्यू बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो सरकार ने वो चीज अलाउ नहीं किया। रूल 13A देखिए सिंपल रूल है, डाउरी से रिलेटेड है, और डाउरी मैं बता देता हूं, डाउरी और वेडिंग गिफ्ट दो अलग अलग चीज है। डाउरी जो है, दहेज जो है, वो कहीं नहीं अलाउ है, नॉट अलाउ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। कई जगह पर्सनल लॉ ऐसा होता है, ठीक है, कि भाई पर्सनल लॉ में ही है, जैसे मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुस्लिम विवाह में आप देखेंगे मेहर की राशि होती है, वो अमाउंट है, तो वहां डॉवर बोलते हैं उसको या मेहर बोलते हैं। तो एक्सेप्ट
if allowed under personal law, if allowed under पर्सनल लॉ में है, देखिए पर्सनल लॉ में कौन सा है, मेहर की राशि है, डॉवर या मेहर, ये अलाउ है, ये दिया जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होते हैं, ये अलाउड होता है, क्योंकि एक्सेप्शन है। दूसरा होता है, देखेंगे वेडिंग गिफ्ट होता है, शादी में बहुत तरह के वेडिंग गिफ्ट मिलते हैं। एक लड़के की शादी हुई तो ससुराल वालों ने उसे कार भी दिया वेडिंग गिफ्ट में, 20-25 लाख रुपए भी दिए वेडिंग गिफ्ट में, ठीक है। तो उसने कहा ये सब वेडिंग गिफ्ट है। देखिए वेडिंग गिफ्ट क्या है, इसको आप कह सकते हैं वॉलंटरी गिफ्ट, जो नॉट इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज हो, याद रखिएगा, नॉट इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज मतलब कंसिडरेशन ऑफ मैरिज के चक्कर में नहीं है कि हाँ आप ये पैसा ले रहे हैं तो शादी कर रहे हैं, उसमें नहीं है। ये क्या है, वॉलेंट्री गिफ्ट है, ये दें ना दें तो कोई भी बात नहीं होगा, ठीक है, ना भी दें तो भी चलेगा। अब जैसे एक कार दे रहे हैं लड़के को ससुराल वाले, 25 लाख रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए 25 लाख, तो ये सब वॉलेंट्री गिफ्ट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली that amount was under consideration of marriage. If such amount is not given, then marriage will not be took place. Then तो वो डॉरी होगा, बट अगर ये जब तक कंप्लेन न किया जाए तब तक के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बकाए वॉलंटरी वेडिंग गिफ्ट ये अलाउड है, लेकिन फ्यूचर में कंप्लेन आ सकता है ना। एक साइंड, सबसे जो गिफ्ट दे रहे हैं उसे साइन करा के, साइंड लिस्ट ऑफ दैट मे बी मेंटेन। ये क्यों है पता है आपको, ये इसलिए है कि बाद में कहीं झंझट हुआ तो साइंड लिस्ट है कि भाई 25 लाख रुपए और ये ऑर्नामेंट्स और ये का बाद में कह सकते हैं कि मैंने इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दिया था, दैट वाज डाउरी। तो साइंड लिस्ट है, किसने दिया नहीं दिया बाद के लिए, या गवर्नमेंट कभी भी आपको मांग सकते हैं। दूसरा, इस साइंड लिस्ट का पर्पस एक और बड़ा हिडन पर्पस है। मान लीजिए कोई आदमी जो जीवन भर खुद कार नहीं चढ़ा, वो अपने दामाद को गिफ्ट में कार दे रहा है, उसकी औकात नहीं थी कार चढ़ने, तो जो ये तो बड़ा लगता है कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ होगा। वैल्यू ऑफ जो गिफ्ट है ना, ये शुड मैच, ये होना चाहिए, गवर्नमेंट चेक कर सकती है, शुड मैच किससे, शुड इन कॉन्सोनेंस विद, इन कॉमनसेशन विद, क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ गिवर, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ गिवर, जो देने वाले हैं उससे मैच होना चाहिए। आपको 25 लाख रुपए और एक कार देके जा रहे हैं, या 50 लाख रुपए कुछ भी देके जा रहे हैं, और वो कर्ज इन डेब्ट में है, पैसे लेके दे रहे हैं, मतलब दैट वाज नॉट ए गिफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, दैट वाज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, और दैट विल बी ट्रीटेड एज डाउरी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई ठीक है, एक लिस्ट मेंटेन करके रखिए, बाद में कुछ भी होगा हम गवर्नमेंट चेक कर सकती है। अब बोलेंगे सर ये गिफ्ट वाला रूल लागू होता है क्या, जो रूल 13 में अभी पढ़े थे कि 15,000 ये एक्सीड करेगा। यस, आपको ध्यान में रखना है, दिस रूल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर रूल्स ऑफ द कंडक्ट रूल। तो आप इस रूल में जो है कि भाई हमें ये सब मिला, जरूर इंटीमेट करना चाहिए ऑफिस को। हालांकि कई लोग नहीं करते, बट इंटीमेट करना चाहिए कि यस हमारे पास ये चीजें वेडिंग गिफ्ट मिला है। थ्रू प्रॉपर्टी रिटर्न ये सही इंटीमेट होना चाहिए कि मेरे पास ये कार मिला, तो आप बताइए कि ये कार मुझे मिला है, जो वेडिंग गिफ्ट मिला है। दैट इज ओके, वेडिंग गिफ्ट में कोई अलाउ है तो अलाउ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए रूल 13 तक हम लोग आ चुके हैं। आप